नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो कि कोलकाता से आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। जी हां, छात्र और मजदूर संगठन कर रहे हैं मार्च। कोलकाता में एक बार फिर सड़कों पर मार्च देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर कोलकाता आरजीकर कॉलेज में रेप और मर्डर हत्या के बाद ये बड़ा मार्च निकाला जा रहा है, नबन्ना मार्च, जो कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में छात्र और मजदूर संगठन एक साथ मार्च निकाल रहे हैं और मार्च के बाद आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात है और बैरिकेड्स को तोड़कर भी जो छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नबन्ना मार्च का बवाल पूरे कोलकाता में देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से जहां पर नबन्ना अभियान मार्च लगातार तूल पकड़ रहा है और छात्र और मजदूर संगठन मार्च कर रहे हैं और पुलिस को आंसू गैस के गोले और साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खबर आपको दे रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दरिंदगी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्र और मजदूर संगठन एक साथ सड़कों पर आ गए हैं और ये तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस प्रदर्शन को लेकर कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सशस्त्र पुलिस बल की टोलियां सड़कों पर तैनात की गई हैं और नबन्ना अभियान मार्च को लेकर पुलिस बल सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हावड़ा ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। और तमाम जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, लगातार ये स्थितियां बनती पहले भी नजर आ रही थी। छात्र संगठन का जो ये प्रदर्शन दिखाई दे रहा है लगातार उग्र होता जा रहा है और सरकार के खिलाफ इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं कि ये पूरे देश का गुस्सा है जो आज छात्रों और जो मजदूर संगठन है उनके रूप में देखने को मिल रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नबन्ना रैली कहा गया। नबन्ना अभियान का अर्थ ये है, नबन्ना को पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय कहा जाता है जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं और इन सभी के मांग है कि इनकी जो सीएम है ममता बनर्जी, उनका इस्तीफा हो। तो प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर आपको बता दें कि 1:15 शुरू हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरकाशी से बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये लोगों का, छात्रों का गुस्सा है। जिस तरह से 8 और 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, उसके बाद की तस्वीरें, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला था। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर थे और ये जो छात्रों का संगठन है और जो मजदूरों का जो संगठन है वो सब मिलके एक साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसीलिए नबन्ना अभियान मार्च निकाला जा रहा है। ये सचिवालय कहा जाता है और इसी वहां सब बैठते हैं सीएम से लेकर। जी, लगातार इस मामले में 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात जो घटना हुई, निश्चित तौर पर ये एक शर्मनाक घटना थी और पूरा देश इससे हिल गया है और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि आम जनता भी उस बेटी के लिए लगातार सहानुभूति रख रही है और डॉक्टर्स लगातार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सरकार के इस्तीफे की मांग हो रही है, वहीं एक तरफ ममता बनर्जी भी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी और तमाम पार्टियों पर कि वो समर्थन दे रहे हैं, अराजकता फैलाने में कहीं ना कहीं छात्रों का साथ दे रहे हैं। देखिए, जो सियासत इस मुद्दे पर तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में हर मुद्दे पर सियासत होती है और जो ये मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसीलिए पूरे देश में गुस्सा है इसे लेकर। और सियासत से जहां तक बात है, आपको ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें देश में हर दिन हो रहे रेप की घटनाओं को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी, लेकिन ये शर्मनाक जो घटना है वो उन्हीं के राज्य में हुई है। तो पहले उन्हें अपना राज्य दिखाना चाहिए था, इसके बाद चिट्ठी लिखनी या बाकी की सियासत करनी चाहिए थी। इसमें कोई सियासत की बात नहीं। पहले भी कहा कि जी, लगातार उग्रता नजर आ रही है, प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेती नजर आ रही है सरकार और क्या कुछ इस मार्च को रोकने के लिए, क्योंकि जो प्रदर्शन है उसमें छात्रों का और मजदूर संगठनों का जो लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, संख्या भी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि इतना उग्र प्रदर्शन है, छात्र हजारों की संख्या में है, मजदूर संख्या पर मौजूद है, जमकर प्रदर्शन हुए जो राज्य का सचिवालय है नबन्ना कहा जाता है
उसके पास बीएनएस की धारा 163 या सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। पुलिस अपना बल प्रयोग कर रही है, लेकिन छात्र जिस तरह से उग्र हैं, बाकी संगठन जिस तरह से नाराज हैं, उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। और ये फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्र जो है थमने का नाम नहीं ले रहे। वो लगातार पीएम ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार ये प्रदर्शन जो है अपना उग्र रूप लेता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनंत जी। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पुलिस को, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें जो है ये लगातार ये बयां कर रही हैं कि अब इस प्रदर्शन को तभी रोका जा सकता है जब उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। हालांकि नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय, जहां पर प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं और मजदूर संगठन हैं, वो एक साथ हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सभी मंत्री अफसर वहां पर बैठते हैं और पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच नवन्ना अभियान रैली के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र दोपहर करीब 1:15 बजे नवन्ना के लिए कूच करने पहुंचे। हावड़ा से लगे सांतरागाछी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को पहले तोड़ा और इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तेलंगाना की पूर्व सीएम की बेटी के कविता की बेल हो चुकी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है के कविता को। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है सबूतों से वो छेड़छाड़ ना करें। तो तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जिनकी जमानत हो चुकी है, और आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में के कविता जेल में थी और अब उनकी जमानत हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है सबूतों से छेड़खानी ना करें। शराब घोटाले में के कविता को बड़ी राहत मिली है और साथ ही ईडी और सीबीआई को बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। और तमाम जानकारी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। थैंक यू सुनीता जी। सर्वेश्वर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पूछताछ और एक लंबा इंतजार करना पड़ा और अब कई शर्तों के बाद जमानत तो मिली, लेकिन इसे ये कहा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है इस पूरी घटना को। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, बेल मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है। हमने सबने देखा कि इतने दिनों से मनीष सिसोदिया का भी बेल डिनाई हो रहा था, लेकिन आखिर में आके कोर्ट ने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दिया है। तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। और अगर इनके के कविता के उसमें अगर देखा जाए तो माननीय जज ने क्या किया है कि इनको एक्सेप्शन दिया है, बीइंग अ प्रिविलेज्ड विमेन, जो सेक्शन जो है 45(1) ऑफ पीएमएलए का, तो उसमें उनको छूट देते हुए कि एक महिला है इसलिए उन्हें बेल दिया जा रहा है। और जो 498 टोटल विटनेस है, तो सॉरी 98 जो टोटल विटनेस है उनका 93 विटनेस है, सॉरी 493, उनका नियर फ्यूचर में सबका वो हो जाना, मतलब बयान हो जाना, फिर उस पर चार्जशीट फाइल होके केस को आगे बढ़ाना, कोर्ट ने यह सोचा कि यह नियर फ्यूचर में इम्पॉसिबल है। तो इनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। और जमानत देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो इस केस से बरी हो गए हैं। जैसे हम सभी देखते होंगे, आम आदमी पार्टी के जो नेता संजय सिंह को जमानत मिली या मनीष सिसोदिया को मिली तो वो इसको जीत बताते हैं, जबकि उसके दो लीडर ऑलरेडी जेल के अंदर है। तो यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया का एक जो जेल होता है, ये उसमें बेल की भी अपनी एक महत्ता होती है, और सुप्रीम कोर्ट उसी को ध्यान में रखते के कविता जी को बेल दिया है।
बिल्कुल, और 6 महीने से लगातार 15 मार्च को उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई थी। और अगर बात की जाए, मनीष सिसोदिया भी एक लंबे अरसे तक जेल में रहे। लेकिन यहाँ पर सर्वेश्वर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम सबूतों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी भी सबूत पुख्ता इंतजाम जो है वो करने चाहिए थे, वो ईडी नहीं कर पाई है। और कुल मिलाकर लगातार ये कहा जा रहा है कि पूछताछ में या फिर सबूतों के जो डिले हो रहे हैं उसके चलते जमानत मिलती जा रही है। 6 महीने का इंतजार इनको भी करना पड़ा, मनीष सिसोदिया को भी। तो इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? सरकार एक तरफ गिरफ्तारी तो कर रही है, लेकिन बाद में जमानत देनी पड़ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उसे अपनी जीत बता रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं जी, लेकिन वो उसको कहते हैं जीत है। भैया, ये जीत नहीं होती है। बेल जो है एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट होता है जी। और हमने आपने सबने देखा कि इतने बड़े बड़े घोटाले हमारे देश में हुए, क्या इतनी जल्दी स्पीडी ट्रायल हमारे यहाँ होता है? नहीं होता जी। है। इसीलिए मैं बार बार किसी भी चैनल पे अगर एज अ जर्नलिस्ट आप मुझे पूछें तो लोग पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं उसमें मुखर होके कहता हूं कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। अगर इतने दिनों से वही सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई किया था कि कविता का बेल, हाई कोर्ट ने भी डिनाई किया था, लेकिन अभी जज को कुछ लगा उनमें कि इतने दिनों से इनको 6 महीना से ऑलरेडी जेल में बंद है और जो भी प्रक्रिया थी उसको से गुजरा गया और आगे जाके ये किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगी, टेम्पर नहीं करेगी, तो इस सब चीजों को और सशर्त जमानत दिया जाता है। तो मैं इसमें कहीं भी सीबीआई या ईडी की हार नहीं देखता। उन्होंने अपने तरीके से पेश किया, लेकिन हाँ, हार कि आप जब 6 महीने से रखे थे और सारे सबूत थे तो फिर फाइनल दिया रूपरेखा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के केस में देखिए, ईडी ने के केस में उसको अंतरिम बेल मिल रखा है, लेकिन में उनको बेल इसलिए में है। सीबीआई ने अब चार्जशीट भी की है। तो अब आने वाला समय देखने वाला होगा कि क्या के कविता के तर्ज पे या मनीष सिसोदिया के तर्ज पे अभी कहा जा सकता है कि आगे भी जमानत मिलेगी। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, उसके बाद वो उनका कहना है कि ईडी और ये सीबीआई और सरकार की कहीं ना कहीं हार है और उनको झटका लगा है। तो वहीं के कविता के केस में 6 महीने, क्योंकि 15 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और 6 महीने के बाद उनको सशर्त जमानत मिली है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबूतों से छेड़खानी ना की जाए, गवाहों को प्रभावित ना किया जाए और 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर राम गमन पथ की तरह अब बनेगा श्री कृष्ण का गमन पथ। जी हां, एमपी के साथ राजस्थान सरकार मिलकर करेगी काम और मथुरा से उज्जैन तक जुड़ेंगे 7 मंदिर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मथुरा से उज्जैन तक जुड़ेंगे 7 मंदिर। और सीएम भजन लाल ने श्री कृष्ण गमन पथ परियोजना की घोषणा की है। तो श्री कृष्ण गमन पथ, जो कि मध्य प्रदेश से लेकर तमाम तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें राम गमन पथ की तरह ही श्री कृष्ण गमन पथ को विकसित किया जाना है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सरकार मिलकर इसमें काम करेगी। मथुरा से उज्जैन तक 7 मंदिरों को जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के पौराणिक स्थलों को विकसित करेंगी दोनों सरकारें। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बड़े कार्य होंगे। तो एमपी के साथ राजस्थान सरकार मिलकर करेगी काम और श्री कृष्ण गमन पथ तैयार होगा। चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहां गंगा जमुना तहजीब की एकता नजर आती है। यहां सर्वधर्म समभाव की तरह जाति को लोग देखते हैं और लोगों की ऐसी आस्था है कि यहां आने से उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बिगड़े काम बनते हैं। आपको बता दें कि पीर बाबा की गद्दी पर बैठने वाले गुड्डू बाबा सबका दुख दूर करते हैं। देखिए ग्वालियर से शाहनवाज खां की ये रिपोर्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम आपको लेकर चलते हैं आस्था के एक ऐसे दरबार में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्व जाति सर्व धर्म के लोग आते हैं। उनकी ऐसी आस्था है कि यहां आने से उनके दुख दर्द,
उनके बिगड़े काम पूरे होते हैं। और एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग देखने को मिलते हैं। और जो गद्दी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गद्दी है पीर बाबा की। गुड्डू बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। पूरा ग्वालियर शहर के लोग यहाँ आते हैं और अपने अपनी जो भी उनके दुख दर्द है, उनकी तकलीफें हैं, वो यहाँ लेकर आते हैं और उन सब का खात्मा भी होता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं गुड्डू बाबा से। बाबा साहब, आप लगातार हम देख रहे हैं कि कई सालों से इस गद्दी पर बैठ के सेवा कर रहे हैं लोगों की, और सर्व धर्म के लोग यहाँ आते हैं। तो किस तरीके के लोग आपके पास आते हैं, कैसे उनकी मुरादें पूरी होती हैं, थोड़ा सा जानकारी बताएं। पहले मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं सिर्फ अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, और रूहानी मेरे पास इलाज है, और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह वली औलिया को मानता हूँ, और अल्लाह से दिन रात दुआ मांगता हूँ। यहाँ जितने भी आते हैं अल्लाह ताला उनको शिफात दे। जो भी बीमारी होती है, जो डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब दुआ करवाओ, तो वो कोई पता बताया जाता है, मेरे पास आ जाते हैं। उनके लिए मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ, और नबी के सदक़े में, वली औलिया के सदक़े में, वो पाक के सदक़े में दुआ करता हूँ, और जब शिफात मिल जाती है। और यहाँ ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं बचता उनके अंदर, वो लेके आते हैं, और अल्लाह ताला कब इनको शिफात दे दे ये अल्लाह के हाथ में हो। जो भी कुछ करने वाला अल्लाह ही है, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। और वली उलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल जितने भी हैं वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। मैं वली उलिया का मोहताज हूँ। मैं अल्लाह से हमेशा नबी के सदक़े में, गोशे पाक के सदक़े में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने ही मेरे चाहने वाले हैं मुझसे मोहब्बत। बाबा साहब, सुना है आप बगदाद शरीफ जा रहे हैं, जहाँ बगदाद शरीफ में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जा रहे हैं, और वहाँ क्यों जाया जाता है, और मुस्लिम समाज के कई लोग वहाँ जाते हैं? ये अब्दुल कादिर शेख जिलानी पीरोपीर दसरगोशान थे। वो हर कोई जात मानता है उनको, और जो दिलो जान से उनको चाहता है, मोहब्बत करता है, उनसे यकीदा रखता है, उनसे भरोसा रखता है, तो उसके लिए तो गोशे पाक हर चीज़ लुटा देते हैं। हम उनसे झोली फैला के जाते हैं और सब कुछ मिलता है। आज मेरे को इस गद्दी में 45 साल हो जाएंगे, और 45 साल में जहाँ ने बहुत कुछ दे दिया लोगों को, इतना दे दिया है कि उनसे रखा भी नहीं जा रहा, और दिया गोशे पाक ने अल्लाह से दुआ करके। तो आप गौस पाक पे जा रहे हैं, बगदाद शरीफ जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए क्या आप दुआ करने वाले हैं? मैं हिंदुस्तान के लिए यही दुआ करूँगा कि मेरा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, खुशियों में रहे, सलामत रहे, और मेरे जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बना रहे और अमन व अमान रहे। और हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान में जो भेदभाव हो गया है, उसको ये दुआ करने जा रहा हूँ अल्लाह से और नबी के सदक़े में, गोशे पाक से यही दुआ करूँगा कि भाईचारा बना रहे और भेदभाव ख़त्म हो जाए। जब अपन सब हिंदू मुस्लिम एक मुट्ठी रहेंगे तो मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक एक उंगली अलग अलग हो जाएगी तो कोई भी मरोड़ के फेंक देगा। और ये इसलिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ। जी, ठीक है। तो आपने देखा, ये हमारे साथ है गुड्डू बाबा, जो एक आस्था का केंद्र ग्वालियर में बने हुए हैं, और जो हिंदुस्तान के लिए दुआ करने जा रहे हैं, यानी अमन, शांति, चैन की दुआ करने जा रहे हैं। और बगदाद शरीफ ये जा रहे हैं, जहाँ जैसा कि इन्होंने बताया कि बड़े पीर जो कहा जाता है, उनकी दरगाह वहाँ मौजूद है, उनका स्थान वहाँ मौजूद है। और वहाँ पूरी दुनिया से कई जो उनके भक्त हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो पहुँचते हैं, और इसी तरीके से उनका अकीदा रहता है, और वो वहाँ दुआ के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं और दुआएं करते हैं। मैं शाहनवाज खान, इंडिया अहेड के लिए ग्वालियर से एक स्पेशल स्टोरी। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में प्रदेश में बारिश का जो डर है वो थमा हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। पूरी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक, पश्चिमी में मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश से राहत रहने वाली है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप देखने मिल रही है। आगे वाले समय में प्रदेश में कैसा मौसम रहने वाला है जानते हैं मौसम वैज्ञानिक से। हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव। सर, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है, आगे वाले जो समय है उसमें मौसम कैसा रहने वाला है? जैसे देखिए, विशेषकर पश्चिम मध्य प्रदेश में तो मौसम खुल चुका है, कोई कारगर सिस्टम ना होने के कारण बारिश के आसार कम बने हुए हैं। वही पूरी प्रदेश में अभी कुछ बारिश हुई है अभी पिछले 24 घंटे में, और अगला 2 दिन उसके भी खाली रहने वाले हैं। कि वेलमार्क लो अभी जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में बना हुआ है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रास्ते प्रदेश की तरफ आएगा। तो 29 तारीख को कुछ पूर्वी छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी वर्षा के चांसेस बने हुए हैं, और वो फिर अगले दिन इंटेंसिफाई होकर और पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश को लगभग कवर कर देगा। तो अभी शुरू के 2 दिन तो अभी खाली रहेंगे।
सर अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो अभी उमस देखने मिल रही है, तो उसका कारण? हाँ, जैसे कि अभी बादल हट गए हैं तो वो मौसम खुलने की वजह से तपन रहती है, लेकिन मॉइस्चर है अभी एटमॉस्फेयर में, तो उसके वजह से आपको उमस की स्थिति मिलती है। और ये चीज़ होने के बाद दिन के 2-3 बजे तक हो सकता है कि कुछ थंडर एक्टिविटीज़ के साथ हल्की फुल्की बौछारें भी दे जाए। सर ऐसा मौसम कब तक रहने वाला है प्रदेश में? प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कम से कम 3-4 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन के बाद फिर बारिश के, जैसा कि मैंने बताया, वेलमार्क लो आ रहा है, तो उसके वजह से उस तरह बारिश होने की संभावना बनी है। ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव, जिन्होंने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग 2 दिन और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बारिश होने की संभावना कम है। तो इस प्रकार पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 दिन और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3-4 दिन जो मौसम है वो ऐसा ही रहने वाला है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ऋषिका समैया, इंडिया हेड। अब खबर बुरहानपुर से, जहां प्रेम प्रसंग का अजीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में एक रह रही प्रेमिका के घर वालों ने भोपाल के रोहित सिंह से कहा कि अपने माता पिता को लेकर बुरहानपुर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन जब रोहित सिंह बुरहानपुर अकेले गया, तभी उसे गणपति थाने के पास अज्ञात लोगों ने खूब पीटा, जिसकी वजह से रोहित को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसे राहगीरों ने बुरहानपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। गणपति थाने के उस साइड में आ रहा था और 2-1 किलोमीटर आगे सुल्तान रास्ते, जहाँ मैं लड़की को लेने आया था, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ। वो भी मेरे से प्यार करती है, मैं भी उससे करता हूँ। वो भी शादी के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। उसके घर वाले बोलते हैं अपने माँ बाप को जो शादी करवा देंगे। लेकिन फिर कल क्या हुआ कि उसके माँ बाप बोलते हैं कि 10 लाख रुपये तो लड़की को दे जाओ। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग रखी है, सब कुछ रखा है मेरे पास। तब मैं कल रात को 9:30 बजे करीब स्टेशन से उतरा। मैं सीधे में वहाँ गए गणपतपुर थाने पे। वहाँ पे मैंने पूछा तो सर बोलते हैं एक काम कर, कोर्ट जाके एक आवेदन पत्र ले आना। तो मैं कोर्ट जाने के लिए मैं निकल रहा था, तो सर बीच रास्ते में घेर के 3 लड़कों ने मेरे को मारा। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां ग्राम पिपराही में अचानक आग लगने से 65 वर्षीय बुजुर्ग जिंदा जल गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली सो रही थी, तभी अचानक घर में आग लग गई। जब सुबह ग्रामीणों ने घर से धुआं निकलते देखा, तब दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर बुजुर्ग महिला का शव पूरी तरह से जल चुका था। ग्रामीणों ने तत्काल जनप्रतिनिधि धीरज सिंह देव और पुलिस को सूचना दी। आग लगने के कारण खाट के नीचे रखे दिए को बताया जा रहा है और फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज जो सूचक था रविंद्र मंडल पिता पदम मंडल संतोषी नगर का, वो थाना के रिपोर्ट किया कि मृतका पुष्पा मंडल पति जतिन मंडल 75 वर्ष की संतोषी नगर में अकेले रहती थी। रात को 9-10 बजे खाना खा के सोई अपने घर में और सवेरे उसके घर से धुआं निकलते देख के लोगों ने पहले खिड़की खोला, फिर दरवाज़ा खोला, देखे तो अंदर में मरी पड़ी थी। नायलॉन के खटिये में सोई थी, वो जली हुई अवस्था में मिली है। उसको पीएम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि वो अकेले रहती थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए प्राइमा फेसी कोई शंका वाली बात तो नहीं है। लेकिन तब भी पीएम रिपोर्ट के बाद ही ये कह पाना संभव होगा कि उसकी मृत्यु कैसे। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवान ने खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान दंतेवाड़ा अस्पताल में जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान विपिंद्र चंद ने सर्विस राइफल AK-47 से खुद पर फायर कर लिया, जो सीआरपीएफ 195 बटालियन की C कंपनी बारसूर में पदस्थ था। और अब खबर रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र से, जहां रामेश्वर नगर भनपुरी में टेकराम साहू के घर 40 से 50 लोगों ने हमला कर दिया और घर में घुसकर जमकर मारपीट की। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पीड़ित टेकराम साहू का मोकाहारा अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।